उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक किसान रहता था, हरिराम। उसकी उम्र लगभग 40 साल थी। रंग सांवला, चेहरा धूप से झुलसा हुआ, मगर आंखों में चमक थी, उम्मीद की चमक। उसका जीवन बहुत साधारण था। एक छोटी सी झोपड़ी, 2 एकड़ जमीन, एक बूरी गाय और एक बैल। हरिराम बचपन से ही मेहनती रहा था। पिता की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई थी और मां बीमार रहती थी। तब से ही हरिराम ने खेतों का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था। गांव के ज्यादातर लोग शहर की ओर भागने लगे थे, कोई मजदूरी करने, कोई फैक्ट्री में काम करने। लेकिन हरिराम ने कभी गांव छोड़ने का विचार भी नहीं किया। वो कहता था, जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूं उसी में पसीना बहाकर जीऊंगा और यहीं आखिरी सांस लूंगा। हरिराम की जमीन उपजाऊ नहीं थी। पानी की कमी और खेती के पुराने तरीकों के कारण हर साल उसकी फसल औसत से भी कम होती। बारिश यदि समय पर न हो तो हालात और भी खराब हो जाते। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर साल वह नई कोशिश करता, कभी खाद बदलता, कभी बीज। उसने बैंक से कर्ज भी लिया, लेकिन ब्याज चुकाना आसान नहीं था। गांव का महाजन लाला जगत राम बहुत चालाक और निर्दयी था। जब हरिराम ने उससे कुछ पैसे उधार लिए तो लाला ने भारी ब्याज पर उससे दस्तखत करवा लिए थे। हरिराम का बेटा गोपाल, जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था, हमेशा देखता कि उसके पिता कितनी मेहनत करते हैं। सुबह 5 बजे उठकर खेत पर जाना, दोपहर की गर्मी में भी हल चलाना, शाम को जानवरों की देखभाल करना। लेकिन हरिराम अपने बेटे से हमेशा एक बात कहता, बेटा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। पढ़ाई कर ताकि तुझे मेरी तरह हल ना उठाना पड़े। एक दिन गांव में कृषि विभाग की तरफ से एक अधिकारी आया। उसने गांव के किसानों को इकट्ठा कर कहा, नई तकनीक और जैविक खेती से आप अपनी फसल को दोगुना कर सकते हैं। सरकार सहायता भी देगी। बीज, खाद और प्रशिक्षण मुफ्त मिलेगा। ज्यादातर किसानों ने इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन हरिराम ने ध्यान से सुना। वो बोला, हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है, हल चलाओ, बीज बो और ऊपर वाले से बारिश की दुआ करो। लेकिन अगर मेहनत के साथ कुछ नया सीखने से फसल बेहतर हो सकती है तो मैं जरूर सीखूंगा। और यहीं से हरिराम की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। हरिराम ने तय कर लिया कि वो अब पुरानी खेती की आदतों को छोड़कर कुछ नया सीखेगा। अगले ही दिन वो सरकारी कृषि प्रशिक्षण केंद्र पहुंचा, जो पास के कस्बे जसवंत नगर में था। वहां उसे विकास बाबू मिले, एक युवा कृषि अधिकारी जो किसानों को आधुनिक खेती के तरीके सिखाने में लगे थे। विकास बाबू ने हरिराम को समझाया, हरिराम जी, आज के समय में अगर हम वैज्ञानिक तरीके अपनाएं तो कम जमीन पर भी अच्छी फसल ले सकते हैं। मिट्टी की जांच कराइए, ड्रिप सिंचाई लगाइए और जैविक खाद इस्तेमाल कीजिए। हरिराम को ये बातें नई लग रही थी, लेकिन उसने सब ध्यान से सुना और लिख भी लिया। हरिराम ने गांव लौटकर सबसे पहले अपनी मिट्टी की जांच करवाई। पता चला कि उसकी जमीन में नाइट्रोजन की कमी थी। विकास बाबू ने उसे बताया कि किस प्रकार से प्राकृतिक तरीके से मिट्टी को सुधारा जा सकता है, गोबर की खाद, नीम की खाद और वर्मी कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल करके। उसने अपने पुराने दोस्तों को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। गांव के किसान बोले, हरिराम, ये सब कागजी बातें हैं। खेती तो वही है जो हमारे बाप दादाओं ने की थी। तू अपना समय मत बर्बाद कर। पर हरिराम ने हार नहीं मानी। उसने अपनी 2 एकड़ जमीन में से 1 एकड़ पर नई तकनीक और जैविक तरीकों से खेती करने का निश्चय किया। उसने गोबर की खाद खुद तैयार की, अपने खेतों में खुद ड्रिप सिंचाई की पाइपलाइन बिछाई और नए बीजों को बोया, वो भी पूरे विश्वास और समर्पण के साथ। हरिराम की पत्नी धनवंती एक सीधी सादी गृहिणी थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था। जब उसने देखा कि पति दिन रात खेत में मेहनत कर रहा है, तो वो भी साथ आ खड़ी हुई।
हुआ था। कालू कौवा नींद में था। उसके पर में आधा समोसा था जो शायद उसने आधा खा लिया था। तभी गौरी कवि उसे आवाज देती है, कालू ओ सोने के राजा, जरा देख तो सामने रानो कितनी मेहनत कर रही है। अरे सूरज चढ़ाया है और तू अब तक औंधे मुँह पड़ा है। कुछ शर्म कर कालू। मेहनत तो गरीबों को शौक है गौरी, अमीर तो अकल से खेलते हैं। और फिर गौरी खुद को रानू की तरह तपाकर धूप में क्या ही मिलेगा, चंद टमाटर और बहुत सारी बादाम। नाला गौरी, मुझसे ना हो पाएगा ये सब। कालू, जब घर में चूल्हा नहीं जलेगा ना तब अकल भी टमाटर की तरह सड़ जाएगी। कालू अब उठ भी जा, उसको कर ले कालू। लेकिन आलसी कालू कभी पर कोई भी असर नहीं पड़ा। वो तो आराम से और अच्छे से लेट गया और सो गया। शाम हो जाती है लेकिन रानो चिड़िया दिन रात एक कर अपने खेतों में काम करती रहती है। धूप हो या बारिश, सर्दी हो या आंधी, वो हर मौसम में अपने टमाटर के पौधों की देखभाल में लगी रहती। कभी फफूंद से बचाने के लिए उनमें दवाई छिड़कती तो कभी सूखी मिट्टी में वह पानी देती। और ये सब करते करते वे अपने पेड़ों से बातें भी किया करती। ऐसे ही एक दिन रानो चिड़िया अपने खेतों में काम कर रही थी। तभी कालू कौवा उसके पास आ जाता है। कालू कौवा उससे चिकनी चुपड़ी बातें करने लगता है। अरे रानो बहन, सच कहूँ तो तुम्हारी मेहनत को सलाम है। इस उम्र में भी इतनी फुर्ती देखकर मैं तो दंग ही रह जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पंखों में कोई जादू हो। कैसे कर लेती हो? कालू भैया, मेहनत करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जो बीज बोते हैं वही काटते हैं। मैं तो बस अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य बनाना चाहती हूँ। टमाटर अच्छे हो जाएं तो उनकी पढ़ाई का अच्छा इंतजाम कर पाऊंगी। कालू भैया। रानो बहन, मेहनत तो ठीक है पर थोड़ा आराम करना भी तो जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने खेतों को सींचते सींचते तुम खुद को ही मुरझा लो। एक काम करो, थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे खेतों की रखवाली कर लेता हूँ। बेचारी रानो चिड़िया को कालू कौवे की होशियारी समझ में नहीं आती। वो सोचती है कि मुझे प्यास तो लग ही रही है, क्यों ना मैं पानी पीने चली जाऊँ। शायद कालू कौवा उसकी मदद करना चाहता है, इसमें बुरा क्यों ही मानो। और ऐसे ही रानो चिड़िया पानी पीने चली जाती है। जैसे ही रानो चिड़िया अपने खेतों से थोड़ी दूर निकलती है, कालू कौवा फटाफट से टोकरी लाता है और पके पके सारे टमाटर तोड़ लेता है और पूरी टोकरी टमाटर से भर लेता है। टमाटर से भरी टोकरी लेकर कालू कौवा वहाँ से खिसक लेता है। जब रानो चिड़िया पानी पीकर खेतों की ओर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके खेतों से पके पके टमाटर गायब लगते हैं। हे भगवान, अभी तो मैंने देखा था ये पौधे तो टमाटरों से लदे हुए थे। लाल लाल टमाटर कहाँ चले गए? लगता है किसी ने टमाटर लिए हैं। ऐसे खाली खाली पेड़ तो नहीं थे मेरे। तभी गुड़िया चिड़िया अपनी माँ के लिए भोजन लेकर वहाँ पर आ जाती है। मम्मा, कोई चोर तो नहीं? जंगल में आजकल चोरी की बातें सुनने में आ रही है। लगता है ये किसी चोर का काम है। मम्मा। नहीं गुड़िया बेटी, कालू भैया शायद अपने घर चले गए, उन्हें कोई काम आ गया होगा। इसी बीच कोई जानवर आकर शायद हमारे पेड़ों से टमाटर खा गया। खैर गुड़िया बेटी, आप चिंता ना करें, भगवान के भरोसे इसे छोड़ देते हैं, पर हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम फिर से मेहनत करेंगे। ठीक है मम्मा, लेकिन कृपया करके अभी आप भोजन कर लें। देखें, मैं आपके लिए गर्मा गर्म भोजन लेकर आई हूँ। मेरी प्यारी बेटी, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। जिसके पास तेरी जैसी बेटी हो उसे चिंता करने की क्या ही जरूरत है। रानो ऐसे अपने आंसू पोंछते हुए अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी भोजन करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और गौरी कवि बाजार में जाकर रानो चिड़िया के टमाटर बेचने लग जाते हैं। लाल लाल रस रसीले टमाटर, आओ आओ दोस्तों, आओ और आकर लाल लाल रस रसीले टमाटर लेकर जाओ। कुछ ही देर में कालू कौवे और गौरी कवि के सारे टमाटर बिक जाते हैं। उसकी आंखों में तो सोने की तरह चमक आ गई थी। देखा कालू जी, अकल से तो सारी दुनिया जीती जा सकती है। जहाँ एक तरफ वो रानो चिड़िया पसीना बहा रही है और हम मजे लूट रहे हैं। कालू जी, इतने सारे पैसे, बड़ा मजा आएगा कालू जी।
गोरी गोरी गोरी, मेहनत तो मूर्खों का खेल है, चालाकी से ही राजा बना जा सकता है मेरी पत्नी। जंगल में रात का समय था। रात के समय काले घने बादल छा जाते हैं और तेज से बारिश शुरू हो जाती है। खेतों में पानी भर जाता है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी मेहनत क्यों बर्बाद हो रही है। क्या सच्चे दिल से की गई मेहनत का कोई मोल नहीं होता भगवान जी। उसकी बातें सुनकर पास बैठी एक छोटी नन्ही चमचमाती तितली उसके पास आ जाती है। मत रो रानो दीदी, वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, सच्चाई और मेहनत का फल देर से सही पर मीठा होता है। सब्र करो, सुबह नहीं होगी। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही जंगल के राजा शेर सिंह ने चोरी की खबर सुनी और अपनी सेना को भेज दिया। चला कालू कुत्ता अपनी नाक से सूंघता हुआ सीधे कालू और गौरी के घर में पहुंच गया। वह कालू और गौरी को पकड़कर सीधे शेर सिंह के पास पेश करता है। कालू गौरी, तुमने मासूमों की मेहनत को लूटा है। याद रखो, चोरी से पाया गया सुख हमेशा दुख में बदलता है। जंगल का नियम है, जो गलत करेगा उसे दंड मिलेगा। जंगल का राजा शेर जंगल के बीचों बीच कालू और गौरी को एक पेड़ से बांध देता है। पूरी शाम उन दोनों को पेड़ से बांधकर रखा जाता है और फिर उन्हें खोलकर वह रानो चिड़िया से माफी मंगवाता है और फिर जंगल का राजा शेर उन्हें जंगल से निकलने का आदेश देता है। वही रानो चिड़िया का खेत अब फिर से मुस्कुरा उठा था। जंगल के सभी जानवर मिलकर उसकी मदद करते हैं। रानो चिड़िया की मेहनत और ईमानदारी की जीत होती है। गुड़िया की पढ़ाई का सपना भी पूरा हो जाता है। रानो चिड़िया जान गई थी, सच्ची मेहनत का फल जरूर मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना मिले। अब गुड़िया और रानो चिड़िया दोनों एक साथ हंसी खुशी रहने लग जाती हैं। कालू कौवा सारा दिन गौरी कवि के पीछे पड़ा रहता था। गौरी सुंदर कवि, मेरी बात तो सुनो, मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? हट जाओ गंदे काले कवि कहीं की। अपनी शक्ल देखी है? अपनी शक्ल आईने में देख कर आओ, फिर भागना मेरे पीछे। गौरी, अच्छा भला तो हूँ, देखो मेरे सुंदर काले काले पंख, मेरी चोंच कितनी लंबी है, मुझ में क्या कमी दिखती है तुम्हें? कमी? कोई एक कमी हो तो तब न बताऊं मैं तुम्हें। हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं तो जवान सुंदर कवि हूँ, तुम तो बूढ़े कवि हो। मैं नहीं करूँगी तुमसे शादी। तुम्हें पता भी है कि शादी के बाद मैं तुमको कितना खुश रखूंगा। अरे कर लो ना मुझसे शादी, खुद को खुशकिस्मत कहती फिरोगी तुम बाद में। कालू साहिब जी, अभी तो फिलहाल खुद को बदकिस्मत कह रही हूँ। लगता है काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया था मेरा, कि सुबह ही सुबह तुमसे मत्था पड़ गया मेरा। सोच समझ कर बात किया करो। मैं गुस्सा नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता। अच्छा, लगता है मुझे डंडा उठाना पड़ेगा। डंडे का नाम सुनते ही कालू कौवा वहाँ से निराश होकर चला जाता है। आया बड़ा आशिक मिजाज, मन तो कर रहा था मार मार के गंजा कर दो इसको। गौरी कवि जंगल की सबसे नखरेबाज कवि थी। वो किसी भी कवि को अपने म्यार का नहीं समझती थी। क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि गौरी मुझसे खुश हो जाए, मुझसे शादी कर ले। मुझे अच्छी लगती है, उसके सिवा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। कालू कौवा बहुत परेशान हो जाता है और परेशानी के आलम में वो अपने दोस्त उल्लू के पास जाता है। मेरे प्यारे मित्र उल्लू, मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। मुझे कभी कभी लगता है कि अपने गमों में, अपने दुखों में अकेला हूँ मैं। तुमने कभी मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। यार कौवे, तुम मुझ पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? तुम्हें तो पता है, अरे रात भर चोरियां करना और फिर दिन भर नींद करना, मेरी तो ये रूटीन है। बताओ क्या मसला हो गया है फिर तुम्हें? उल्लू, कैसे मित्र हो? तुम्हारी चोरियां बड़ी हल्की हैं। किसी दिन गौरी की चोरी करो, फिर मैं मानूंगा तुमको। अरे वो जंगल की चालाक कवि, मुझे लगता है वो भी मेरी तरह रात भर अपने सामान की हिफाजत के लिए जागती होगी। ओ पागल कहीं के, मुझे उसके सामान से नहीं बल्कि उससे शादी करनी है। किसी दिन उसी को ही चोरी करके ले आओ तुम। ओहो, लगता है तुमको पसंद आ गई है वो कवि। ओ मेरी बात सुनो, मैं उसको चोरी नहीं कर सकता।
अरे तुम भी तो उसकी जाति के कौवे हो, शादी कर लो उसके साथ। यार उल्लू दोस्त, यही तो मसला है, ना जाने वो मुझसे शादी क्यों नहीं कर रही। शायद लगता है उसको कोई दूसरा कौवा पसंद है। अरे तुमको तंग कर रही होगी, तुम कल जाना उससे पूछ कर आना कि मुझ में क्या कमी है और तुमको कैसा कौवा चाहिए। हाँ दोस्त, ये बात तो मैं उससे पूछना ही भूल गया। मैं कल जाऊंगा और उससे पूछ कर आऊंगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर अगली सुबह ही सुबह कालू अपने घोंसले में जल्दी ही उठ जाता है। अब जाऊंगा अब अपनी कोरी से पूछ कर आऊंगा कि मुझ में क्या कमी है। हाँ, उल्लू मित्र ने ऐसे ही बोला था। वो पागल कालू कौवा सीधा गोरी के पास चला जाता है। गोरी, गोरी, मेरी सुंदर गोरी। तुम फिर आगे गंदे गलीज पंखों वाले कौवे, लगता है तुझे भगाना पड़ेगा। ना, गलीज पंख। चलो एक बात तो पता चल गई कि मेरे पंख गलीज हैं। और भी बता दो, मुझसे शादी क्यों नहीं करती? मुझ में क्या क्या कमी है? मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। मैं शादी तो उससे करूंगी जिसके लाल, पीले, नीले, हरे, गुलाबी पंख होंगे। तुम्हारी तरह गंदे, मैले, कुचैले, काले पंख नहीं होंगे। गोरी, मैं मैला थोड़ी हूँ, वो तो मैं 3 महीने से नहाया नहीं। देखना, आज नदी में नहाऊंगा, मेरे पंख चमचम करेंगे। पहले नहा तो लो गलीज कौवे, 3 महीने से नहीं नहाया। चल भाग, गंदी बू आ रही है तुमसे। सुंदर कवि, जब अगली बार आऊंगा तो शादी की तारीख के लिए आऊंगा। मुझे पता चल गया कि मुझ में क्या कमी है। एक तो मैं गलीज हूँ, दूसरा लाल, पीले, नीले, गुलाबी पंख नहीं है मेरे। शादी पक्की समझो तुम। चल भाग, तुझसे शादी करती है मेरी जूती। कालू कौवा वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है और वो सीधा अपने दोस्त उल्लू के पास जाता है। उल्लू, मेरे सुंदर मित्र, तुम्हारा प्लान काम कर गया। हो गया तुम्हारा प्लान कामयाब। अरे दोस्त कौवे, इतना खुशी में इतराते हुए क्यों आ रहे हो? बताओ तो सही। यार उल्लू, उस कवि ने बता दिया कि मुझ में क्या क्या कमी है। वो कहती है तुम्हारे लाल, पीले, नीले, गुलाबी पंख नहीं और तुम नहाते नहीं, गलीज हो तुम। अब इन सब का हल निकालना है। ओ पागल, लाल, पीले, हरे रंग के पंख कहाँ से लाओगे? पहले तो पंख ढूंढो तुम। अरे पंख ढूंढ लूंगा, किसी न किसी पक्षी से मांग लूंगा और फिर पता है क्या करूंगा? उन पंखों को मैं ग्लू से या गम से लगा लूंगा और फिर बन जाऊंगा सुंदर कौवा। अरे वाह, तुम तो एकदम ज़हीन निकले हो। जाओ फिर पंख लो दूसरे पक्षियों से और फिर मजे करो। गोरी से शादी करके अपने मित्र को ना भूल जाना। हाँ, तुम जाओ, तुम्हारा दोस्त कालू अब हीरो बनने के लिए तैयार होगा। फिर कालू कौवा सबसे पहले नदी पर जाता है। ये मेरी लास्ट लुक है, उसके बाद लुक चेंज कर दूंगा अपनी। ऐसा करता हूँ, पहले नहा लेता हूँ। कालू कौवा जैसे ही नदी में अपने पैर रखता है, पानी ठंडा, इतना ठंडा पानी। हाय, मैं तो कभी ना नहाऊं। ना, मैं नहीं नहाने वाला। ऐसा बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर कालू कौवे को एक जगह पे मुर्गा दिखाई देता है। मुर्गे, सुंदर मुर्गे, क्या तुम मेरी बात मानोगे? हाँ, जल्दी बोलो, मेरी मुर्गी मुझे बुला रही है और मुझे जल्दी जाना है। मेरे सुंदर मुर्गे, क्या तुम मुझे अपने 2-4 पंख दे दोगे? तुम्हारे पंख लगाकर मैं सुंदर बन जाऊंगा, फिर मेरी सुंदर कवि मुझसे शादी कर लेगी। तो इसका मतलब तुम अभी तक कुंवारे हो, शादी के लिए फिर रहे हो? हाँ, मगर मेरे पंख तुमको सुंदर नहीं बना सकते। अरे मैं बन जाऊंगा, तुम पंख तो दो। ये बात सुनकर मुर्गा समझ जाता है कि कालू कौवा एकदम पागल है। अच्छा, तुम फिर ऐसा करो, मेरे लिए मकई का भुट्टा ले आओ। मकई का भुट्टा खाकर अपने पंख फड़फड़ाऊंगा और फिर तुमको पंख दे दूंगा। हाँ ठीक है, अभी लेकर आता हूँ मकई का भुट्टा। इसी जगह पर रहना, कहीं जाना नहीं। कालू कौवा वहाँ से सीधा मकई का भुट्टा लेने के लिए चला जाता है।
वो इंसानों की बस्ती में जाता है। हाँ, किसान का खेत देखो मकई के भुट्टों से भरा हुआ है। एक भुट्टा चोरी कर लेता हूँ मैं। कालू कौवा किसान के खेत में जाता है। एक भुट्टा पहले खुद खा लूं, दूसरा भुट्टा मुर्गे के लिए लेकर जाऊंगा। कालू पेट भरकर मकई का भुट्टा खाता है और फिर एक मकई का भुट्टा तोड़कर वो उड़ने ही वाला था कि पीछे किसान आ जाता है। किसान किसान, भागना होगा मुझे। कालू कौवा बहुत तेज उड़ता है मगर वो किसान उसकी जान नहीं छोड़ता। किसान भागने लगता है। फिर किसान अपना डंडा जोर से ऊपर की ओर फेंकता है। कालू कौवा उस डंडे से बाल बाल बचकर वहां से निकल जाता है। बच गया, आज तो बच गया। अगर आज ना बचता तो मारा जाता। डोली चढ़ने से पहले अपनी चीता ही जलवा बैठता मैं। कालू कौवा वहाँ से जाता है और फिर सीधा मुर्गे को जाकर वो मकई का भुट्टा दे देता है। लो मुर्गे जी, मकई का भुट्टा लो। अब मकई का भुट्टा खाने के बाद मुझे जल्दी से अपने पंख दे दो। वो मुर्गा बहुत मजे से मकई का भुट्टा खाता है। और मैंने मकई का भुट्टा खा लिया है और फिर मैं आपको अपने पंख दे देता हूँ। फिर मुर्गा अपने 3 पंख कालू कौवे को दे देता है। मुर्गे जी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं तुम्हारी तरह सुंदर बनूंगा। जाइए जाइए और भाभी को पटाइए। खुशी खुशी पंख लेकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा बहुत खुश था। अपने घोंसले में बैठकर वो कुछ बातें करता है। कल जाऊंगा चिड़िया के पास, पीले पंख उसके लूंगा। फिर जाऊंगा तोते के पास, हरे पंख उसके लूंगा। बस हो गया मेरा काम। बड़े मजे मजे से मैं सुंदर कौवा बन जाऊंगा। फिर गोरी मेरी आशिक बन जाएगी। हो, कितना मजा आएगा। फिर सुबह हो जाती है और फिर सुबह ही सुबह कालू कौवा अपने दोस्त मिट्ठू तोते के पास जाता है। तोते, मेरे सुंदर भाई तोते। कौवे, बताओ किस काम से आए हो? लगता है फिर कोई काम पड़ गया तुम्हें। हाँ मेरे प्यारे दोस्त तोते, वो ये कहने आया था कि तुम कितने सुंदर हो। मुझे पता है इस बात का, दूसरी बात बोलो। यार वो एक काम है तुमसे। हाँ, काम की तरफ आओ। सब जानता हूँ, फजूल के मक्खन ना लगाया करो। यार तोते, क्या तुम मुझे अपने पंख दे दोगे? हाँ दे दूंगा, मगर एक शर्त पर दूंगा। हाँ बताओ शर्त। वो क्या है ना कि मेरी शादी नहीं हो रही थी। मैं जिस कवि से प्यार करता हूँ वो कहती है तुम्हारे पंख लाल पीले नीले गुलाबी होने चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं तुमको पंख दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुमको मेरे घर की सफाई करनी होगी। तोते का घर तो बहुत गंदा हो रहा था। कालू कौवा झाड़ू उठाता है और फिर अच्छे से तोते के घर की सफाई करता है। हो गई सफाई। यार तोते, तुम्हारा घर तो चम 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 कर रहा है। हाँ वाकई में, तुम तो बहुत अच्छी सफाई कर लेते हो। लो ये पंख ले जाओ और फिर हमारी भाभी को घर ले आओ। ऐसा बोलकर तोता उसको अपने पंख देता है। यार दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगा। कालू कौवा वो पंख लेकर वहाँ से चला जाता है। मुर्गे के पंख हो गए और फिर ये वाले तोते के हो गए। अब जाता हूँ चिड़िया के पास, चिड़िया भी अपने पंख दे देगी। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मेरी सुंदर बहन चिड़िया, तुम कितनी अच्छी और दयालु हो। कौवे भैया, लगता है आपका कोई काम पड़ गया है, आप अपना काम बताइए। चिड़िया बहन, तो मुझे तुम्हारे कुछ 3 से 4 पंख चाहिए थे। अपने पंख दे दो। कौवे भैया, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने पंखों का क्या करना है? हाँ चिड़िया, वो है ना दूसरे जंगल वाली गोरी कवि, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है कि अपने पंख दे। वो कहती है कि तुम्हारे पंख लाल पीले नीले गुलाबी जब तक नहीं बनेंगे तब तक शादी नहीं करूँगी। कौवे भैया,
वो कवि बहाना बना रही है। अगर उसको शादी करनी होगी तो वो अच्छी तरह समझ जाएगी कि कौवों की जात काली होती है और पंख भी काले। वो भी तो काले पंखों वाली कवि होगी। चिड़िया, अगर उसको मेरे से सुंदर और जवान कौवा मिल गया, मैं फांसी ले लूंगा, क्योंकि मैं शादी